चलिए आगे पढ़ेंगे अब रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट है ना। आपको मुझे दो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बना के दिखानी है ना। SO3 मॉलिक्यूल और CO3 2- कार्बोनेट आयन। इन दो मॉलिक्यूल के आप मुझे स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, क्या स्ट्रक्चर इनकी बनती है। हाँ मतलब बॉन्ड्स वगैरह के साथ स्ट्रक्चर, मतलब मुझे वो नहीं चाहिए कि ट्राइगोनल पिलर टेट्राहेड्रल, वो नहीं। हाँ कितने पाई बॉन्ड है, कितने सिग्मा है, क्या है, लोन पेयर है, जो भी है, इनकी स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। दिखाओ। SO3 में तुमने ये स्ट्रक्चर बनाई, कार्बोनेट आयन में तुमने ये बनाए, है ना। कार्बोनेट आयन में तुमने एक इस वाली ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, बाकी दो से क्या दुश्मनी थी। SO3 की तुमने एक ये स्ट्रक्चर बनाई, है ना। ये 3 ऑक्सीजन है, इन 3 ऑक्सीजन को मैं कुछ नंबर असाइन कर सकता हूँ, 1 2 3 बोल सकता हूँ। हालांकि 3 ऑक्सीजन इक्विवेलेंट ही है, लेकिन है तो 3 अलग अलग एटम ना। इस ऑक्सीजन को मैं ऑक्सीजन नंबर 1 दे देता हूँ, इसको मैं 2 दे देता हूँ, इसको 3 दे देता हूँ। सल्फर और तीनों ऑक्सीजन 1 2 3 के साथ डबल 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 ही बॉन्ड है। क्या इसके अलावा भी कोई और स्ट्रक्चर बन जाएगी? बन सकती है। इसके अलावा क्या बन जाएगी?
हाँ बताओ, दूसरी स्ट्रक्चर बनाओ, क्या बनेगी इसकी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाली नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो मतलब एक तरीके से बोले तो बॉन्ड ही नहीं है, वो है तो कोवलेंट बॉन्ड ही। कोवलेंट बॉन्ड को यूज करते हुए ही दूसरी स्ट्रक्चर बनाओ इसकी। आपको कोवलेंट बॉन्ड ही यूज करने हैं, मतलब और दूसरी क्या स्ट्रक्चर बन सकती है? ऑक्सीजन नंबर 1, 2, 3 के बीच में डबल के बजाय कहीं पे सिंगल वगैरह कुछ और बन सकता है क्या? होता तो की बात नहीं कह रहा मैं, यहां पे बात करिए SO3 की क्या दूसरी लुईस स्ट्रक्चर पॉसिबल है? नहीं है। बस यहां पर अभी स्टैटिक रहो। कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो कार्बोनेट में देखिए C डबल बॉन्ड O यहां पर माइनस, O यहां पर माइनस, ठीक है। इस ऑप्शन को असाइन कर देता हूं, 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये है, ठीक है। क्या इसकी कोई दूसरी स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? डबल बॉन्ड को मैं कार्बन और ऑक्सीजन नंबर 2 के बीच में ला सकता हूं, है ना। ये इसकी दूसरी स्ट्रक्चर पॉसिबल है। मैंने ये बना दिया, यहां पर आपका O माइनस और यहां पर आपका O माइनस। क्या और कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? डबल बॉन्ड को कहां? डबल बॉन्ड को मैं 3 वाले में लगा देता हूं, तो C यहां पर डबल बॉन्ड यहां पर आपका ये माइनस और यहां पर आपका ये माइनस, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 1, 2 और 3, ये आपका हो जाएगा। दैट मीन्स कार्बोनेट आयन में अगर हम देखें तो 3 स्ट्रक्चर बन गई। 3 स्ट्रक्चर से हमें मतलब नहीं है 3 बनी या 4 बनी या 2 बनी, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बन गई। और अगर हम SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में देखें तो केवल एक ही स्ट्रक्चर बन पाई। तो यहीं पर फिर रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल की एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं तो वहाँ पर रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर रेजोनेंस है। ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस दिखाता है, कार्बोनेट आयन रेजोनेंस दिखाता है, और ये मॉलिक्यूल आपका रेजोनेंस नहीं दिखाता, ठीक है। क्यों वो ऐसा कहता है ना? देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सल्फर और ऑक्सीजन 1 की जो बॉन्ड लेंथ है वो, और सल्फर और ऑक्सीजन 2 की जो बॉन्ड लेंथ है और सल्फर ऑक्सीजन 3 की जो बॉन्ड लेंथ है वो सब सेम ही मिलेंगी। जो बॉन्ड लेंथ यहाँ है वही बॉन्ड लेंथ यहाँ है, वही बॉन्ड लेंथ यहाँ है, ये सेम मिलेंगी, ठीक है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये आपकी बॉन्ड लेंथ जो होगी ये आपकी सल्फर ऑक्सीजन 2 होगी और ये आपकी सल्फर ऑक्सीजन 3 होगी, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन क्या मैं इस स्ट्रक्चर को पकड़ के केवल मैं इस स्ट्रक्चर को बनाऊँ, केवल मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई, और क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि कार्बन और ऑक्सीजन 1 के बीच की बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, कार्बन ऑक्सीजन 2 के बीच की बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी और कार्बन ऑक्सीजन 3 के बीच की बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी? मतलब मैं कार्बोनेट आयन के लिए क्या ये बोल सकता हूँ कि कार्बोनेट आयन में कार्बन और एक ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ तो छोटी है और बाकी 2 बॉन्ड लेंथ बड़े हैं? दैट मीन्स क्या मैं ये बोल सकता हूँ इन कार्बोनेट आयन वन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज small while 2 carbon oxygen bond length are longer। क्या ये स्टेटमेंट सही होएगा? क्या कार्बोनेट आयन के अंदर 2 डिफरेंट टाइप की बॉन्ड लेंथ होंगी? एक तो ये वाली तो सेम मान लो ये आपकी 100 पिकोमीटर है और ये आपकी 120। क्या ऐसा कुछ ऐसा होगा? क्या ऐसा होगा? मतलब तुम ये कह रहे हो कि कार्बोनेट आयन में 2 डिफरेंट टाइप की बॉन्ड लेंथ हैं, ये कह रहे हो ना? ठीक है। जब तुमने केवल स्ट्रक्चर नंबर 1 को देखा तब तुम्हें लगा कार्बन और ऑक्सीजन 1 की बॉन्ड लेंथ छोटी है और बाकी 2 बॉन्ड लेंथ बड़ी हैं। कोई दूसरा आदमी ये स्ट्रक्चर बनाता है तो वो क्या बोलेगा? कार्बन ऑक्सीजन 2 के बीच की बॉन्ड लेंथ छोटी और बाकी 2 बड़ी हैं। कोई तीसरा आदमी क्या बोलेगा? कार्बन ऑक्सीजन 3 की बॉन्ड लेंथ छोटी और बाकी 2 बड़ी हैं, ये बोलेगा ना। तो फिर कौन सा सही है? तीनों कैसे सही हो जाएंगे? हैं? बॉन्ड लेंथ सेम ही है। हाँ, फिर बॉन्ड लेंथ सेम ही है। सेम फिर कैसा हुई?
इन तीनों को मिला के एक स्ट्रक्चर बनेगी। तो इन तीनों को मिला के जो एक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ये जो अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, इसी को रेजोनेंस बोला जाता है ना। वो यहाँ पे कहता है कि ना तो ये स्ट्रक्चर सही है, अगर ये स्ट्रक्चर सही है तो पहले वाला आदमी सही हो जाएगा, ना ये स्ट्रक्चर सही है, अगर ये स्ट्रक्चर सही होगी तो दूसरा आदमी सही हो जाएगा, ना ये स्ट्रक्चर सही है। तीनों में से कोई सी स्ट्रक्चर सही है ही नहीं। इन तीनों का जो एक मिक्सचर बनेगा वो एक्चुअल में एक तरीके से स्ट्रक्चर है ना। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है ना, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, रॉन्ग है। स्टेटमेंट सही क्या है, ऑल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, ऑल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, ये आपके इक्वल हैं। और ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब मैं इन तीनों का एक हाइब्रिड बना दूं। हाइब्रिड बना दूं मतलब यहाँ पर देखिए, कार्बन ये ऑक्सीजन नंबर 1 है, ये ऑक्सीजन नंबर 2 है और ये ऑक्सीजन नंबर आपका 3 है। यहाँ पर सिंगल सिंगल तो सब जगह पे है ही, वो सिग्मा बॉन्ड तो है ही। अभी जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड का 33% यहाँ बना दूं, 33% यहाँ बना दूं, 33% यहाँ बना दूं, तो मैं इसको पार्शियल कर देता हूँ। अब इलेक्ट्रॉन तो एक ही होता है, इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कैसे हो गया, इलेक्ट्रॉन तो एक यूनिट है, इलेक्ट्रॉन 1/3 पार्ट में कैसे डिवाइड हो गया। यहीं पे हम गलत मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक है। इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे बात करने की इलेक्ट्रॉन के क्लाउड की, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड तो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। जो हमारा बोहर मॉडल है, बोहर मॉडल से हम नहीं सोच सकते, हमें पहुंचना पड़ेगा श्रोडिंगर्स मॉडल ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड 33.33% तीनों जगह पर डिवाइड हो गया, जिससे कि यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.33 बॉन्ड ऑर्डर है। यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर है 1.33 है और यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर आपका 1.33 है। तो तीनों जगह पे जो बॉन्ड ऑर्डर है 1.33 का बॉन्ड ऑर्डर है। उसी तरीके से जो चार्ज है वो भी आपका यहाँ पर आपका डेल्टा माइनस, यहाँ पर आपका डेल्टा माइनस और यहाँ पे आपका डेल्टा माइनस है। और ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने अप्लाई किया कि इन तीनों का मिक्सचर होकर ये स्ट्रक्चर बनेगी, ये यहाँ पर 3 लाइन का मतलब यहाँ पर है इन तीनों का इक्विवेलेंट है, हाइब्रिड है ये। तो ये जो फाइनल स्ट्रक्चर है हम इसको मानते हैं, सारे रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग आएंगे। सारे रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग मतलब कार्बन ऑक्सीजन 1 की बॉन्ड लेंथ जितनी है उतनी ही कार्बन ऑक्सीजन 2 की है, उतनी ही कार्बन ऑक्सीजन 3 की है। और ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने जाना है, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रेजोनेंस, कि कार्बोनेट आयन मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस है। तो फंडामेंटली ये बनता है कि जब भी किसी मॉलिक्यूल की एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनती हैं, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनती है, चाहे 2 बन जाएं, कम से कम 1-2 बन जाएं, तो फिर वहाँ पर रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है। और उन दोनों या तीनों का जो हाइब्रिड है, वो जो स्ट्रक्चर फाइनली बनती है वो आपको मॉलिक्यूल की सारी जानकारी देगी। ठीक है, और इसे बोलते हैं कि यहाँ पर रेजोनेंस है। इस मॉलिक्यूल में कोई रेजोनेंस नहीं है और इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है। ठीक है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ये सब इमेजिनरी है। ना तो ये सही है, ना ये सही है, ना ये सही है, इन तीनों में से कोई से भी सही नहीं है। अगर ये सही होगी तो फिर कार्बन में 2 डिफरेंट बॉन्ड लेंथ आने लगेंगी, कार्बन और ऑक्सीजन 1 में। ये सही है तो फिर कार्बन ऑक्सीजन 2 में, ये सही है तो कार्बन ऑक्सीजन 3 में। तो क्या ऐसा है? तो फिर इन तीनों में को सही कैसे मान लेंगे? क्या इसे सही मानोगे? इसे इन तीनों का जो मिक्सचर है ये सही है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में तीनों बॉन्ड लेंथ आपकी इक्वल है। इसीलिए रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया है। ठीक है, तो इसमें ये बनाएंगे, फिर पहले टेक्स्ट थोड़ा लिख लेंगे। हाँ, मतलब सेम ही कॉन्सेप्ट है। रेजोनेंस का ही एक रूप है जिसको मिसमेरिक इफेक्ट बोल देते हैं। नहीं, पहले ये लिख लीजिए, जगह छोड़ देना वरना। समटाइम्स ए सिंगल लुईस स्ट्रक्चर, समटाइम्स ए सिंगल लुईस स्ट्रक्चर, समटाइम्स ए सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन all the properties of a molecule, cannot explain all the properties of a molecule, all the properties of a molecule
ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल, समझे? दैट मीन्स अगर आप केवल यही स्ट्रक्चर बना देते कि सर कार्बोनेट आयन की केवल यही स्ट्रक्चर होती है, तो क्या ये स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करती? अगर आप इस स्ट्रक्चर को मानते तो देखिए इसमें और इसमें ज़्यादा रिपल्सन होता है, इनमें कम, तो ये बॉन्ड लेंथ आपका 120 से कम आ जाता, बॉन्ड एंगल भी आपका बदल जाता, बॉन्ड लेंथ भी आपकी डिफरेंट आती। तो ये स्ट्रक्चर आपकी सारी प्रॉपर्टी नहीं दिखाती, आपको फिर दूसरी बनानी पड़ी, फिर तीसरी बनानी पड़ी, जितनी होती सारी बनानी पड़ी। और इन तीनों में से भी कोई सी सही नहीं है, इन तीनों का मिक्सचर जो आता है वो सही है, यही रेजोनेंस है। लिखिए कॉमा, इन दिस केस 2,3, in this case 2,3 or more Lewis structures are drawn for that molecule, full stop। ऐसे केस में मॉलिक्यूल की 2 या उससे ज़्यादा स्ट्रक्चर बनती हैं, यहाँ तक जाना। फिर आगे वो कहता है जो रियल स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर ये है, ये इमेजिनरी है। रियल स्ट्रक्चर जो भी आपके स्ट्रक्चर हैं उनके बीच में कुछ लाई करती है, ये आपकी है रियल स्ट्रक्चर, है ना? ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हैं, ये आपकी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है ना? ये आपकी है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, STR1 बोल देते हैं इसको, RS बोल देते हैं इसको, RS, ये RS2 है, ये इसकी RS3 है, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये है वो स्ट्रक्चर जो एक्चुअल में सारी प्रॉपर्टी दिखाएगी, है ना? लेकिन फिर यही है डैश डैश में बनाया है, तो वो कहता है कि आप इसे कम्प्लीटली पेपर पे नहीं बना सकते। पेपर अब वैसे बन तो गई, बनने का मतलब ये जो डैश दिखाया आपने क्या दिखाया, इसका पार्शियल करेक्टर का मतलब क्या है, इसे बोलता है कि ये बन सकते हैं, मतलब आपने इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से दिखाया है, इस तरीके से बोल देता है ना? लिखिए आगे, द रियल स्ट्रक्चर लाइज between all of these structures, full stop। such a molecule is said to exhibit resonance or mesomerism। Such a molecule is said to exhibit resonance or mesomerism। ठीक है, ये बना लीजिए। हो जाती है ये देखिए, अब हम ये बात कर लेते हैं कि ऐसा होने की ज़रूरत ही क्या पड़ी।
मतलब कार्बोनेट आयन में अगर एक बॉन्ड ये छोटा हो जाता है, दो लंबे हो जाते तो कौन सी आफत आ जाती है? ऐसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल में होते नहीं है क्या? बहुत सारे मॉलिक्यूल में कुछ बॉन्ड छोटे कुछ बॉन्ड बड़े होते हैं। यहाँ पर भी ऐसे हो जाते तो क्या समस्या थी? कोई समस्या नहीं थी, इसे पढ़ना ही नहीं पड़ता। कुछ तो कारण रहा होगा, है ना। तो वाई रेजोनेंस अकर्स, तो ये हम जानना चाहते हैं कि रेजोनेंस होने से होता क्या है। बॉन्डिंग का उद्देश्य क्या है? किसी दो एटम के बीच में बॉन्ड बन जाता है, उससे क्या होता है? बॉन्ड एटम एटम ही क्यों न रह गए? क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जेटिक है, एनर्जी लूज करके स्टेबल हो जाता है। हाँ, एनर्जी लूज करके स्टेबल हो जाते हैं। मतलब एक तरीके से देखें तो पूरी जो केमिस्ट्री है वो एनर्जी के इर्द गिर्द घूमती है। अगर कहीं पे एनर्जी निकल रही है तो वो चीज़ हो जाएगी। ये पेन है, अगर ये पेन यहाँ छोड़ दूँ तो यहाँ से यहाँ आ रहा है, इसकी एनर्जी अब कम हो गई तो दुनिया चाहेगी, मतलब एक तरीके से नेचर चाहेगी कि ये ऐसा करें, ठीक है। तो जब भी केमिकल बॉन्ड बनता तो एनर्जी निकलती है। अब यहाँ पर क्या होता है? वाई रेजोनेंस अकर्स। यहाँ पर देखिए, देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे बना रहे हैं कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन का सेट है यहाँ पर। इनके बीच में तो मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया, इनके बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और इस कार्बन पे है प्लस चार्ज। बाकी जगह पे भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं, वो सब मैं अभी बना नहीं रहा हूँ, है ना। तो ये कुछ ऐसा खेल है कि एक बच्चा है ना, एक बच्चा है, उसके पास एक चॉकलेट है। ये वाला बच्चा है, यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड है ना। इसके पास एक बड़ी सी चॉकलेट है, ठीक है। तो ये आपका खूब खुश है। ये दूसरा बच्चा है यहाँ पर, इसके पास कोई चॉकलेट नहीं है, इसके पास कोई चॉकलेट नहीं है, तो ये क्या है आपका? ये आपका दुखी है, ठीक है। लेकिन जैसे बचपन में बच्चों को सिखाते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, तो ये अगर अपनी चॉकलेट दूसरे को दे देता तो दोनों बच्चे खुश हैं। हाँ, पहले वाला बच्चा थोड़ा कम खुश है क्योंकि उसकी चॉकलेट चली गई है। अगर तो यहाँ पर वो कहता है कि अगर ये यहाँ पर क्या कर ले, ये पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दोनों जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। पाई बॉन्ड को बनाने में जो दो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड लगा है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दो जगह पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो ये स्ट्रक्चर हमें बनेगी, है ना। हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। सिंगल बॉन्ड ये तो है ही। अब यहाँ पर ये पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पर डेल्टा प्लस बना देता हूँ, यहाँ पर डेल्टा प्लस बना देता हूँ। ये आपकी स्ट्रक्चर 1 है, स्ट्रक्चर 1 है, और ये आपकी स्ट्रक्चर 2 है। ये आपकी क्या स्ट्रक्चर आपकी 2 है। वो कहता है जब हम ऐसा करते हैं तो अगर दो पार्शियल बॉन्ड बनते हैं तो दो पार्शियल बॉन्ड के बनने पर एक सिंगल बॉन्ड के बनने पर जो एनर्जी निकलती है तो उससे ज़्यादा एनर्जी निकलती है। दो पार्शियल बॉन्ड कुल मिलाकर ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं रेदर देन एक सिंगल पाई बॉन्ड। और जब ऐसा होगा तो मॉलिक्यूल ऐसा करना चाहेगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि अगर ये ऐसा होता है तो ये जो चॉकलेट थी एक तरीके से दोनों बच्चों के बीच में ऐसे शेयर हो गई, है ना। आधी आधी चॉकलेट अब दोनों के पास है। और जब ऐसा होता है तो अब दोनों बच्चे एक तरीके से क्या हैं, ये भी हैप्पी है और ये भी आपका हैप्पी है। तो ये पहले वेरी हैप्पी था, ये आपका वेरी सैड था, अब ये आपका हैप्पी है और ये भी आपका हैप्पी है ना। फाइनली क्या है? एनर्जी रिलीज्ड। फाइनली कंक्लूजन क्या है? एनर्जी रिलीज बाय टू पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड in structure 2 is more than the energy released by two partial pi covalent bond, two partial पाई है ना, पाई बॉन्ड है ना, टू पार्शियल पाई कोवेलेंट बॉन्ड रेदर देन वन पाई कोवेलेंट बॉन्ड इन स्ट्रक्चर 1, है ना।
और जब उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है तो फिर मॉलिक्यूल ऐसे के बजाय ये स्ट्रक्चर का रूप लेता है, और जब ये रूप लेता है तो फिर रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट अराइज हो जाता है। समझे? तो वही है, ये दोनों हैप्पी, इसके पास चॉकलेट नहीं मिली देखो, है ना, ये दोनों जितना हैप्पी हैं वो हैप्पी, दिस हैप्पी प्लस दिस सैड से ज़्यादा अच्छा है। आप ये चाहोगे ना, आप प्रकृति में क्या चाहोगे, ये दोनों खुश रहें बजाय कि एक बहुत खुश और एक बहुत सैड। उसी तरीके से नेचर मॉलिक्यूल में चाहेगी कि ये इस तरीके से पाई बॉन्ड इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए जिससे कि ज़्यादा स्टेबिलिटी आए। ये चीज़ ज़्यादा स्टेबल है, ये चीज़ कम स्टेबल है। अभी तो बताया, दो पार्शियल पाई बॉन्ड एक तरीके से मॉलिक्यूल में ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर पाते हैं। न्यूक्लियस के पास ज़्यादा आ जाते हैं, ऐसा क्या होता है? एनर्जी का रिलीज होना ओवरऑल एक तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड की ओवरलैपिंग के बेस्ड पर है। तो यहाँ पर जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो ओवरलैपिंग है, या एनर्जी कैसे रिलीज होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक तरीके से इंट्रैक्शन हुआ ना, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है उससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। उस समय पढ़ोगे तो ऐसे क्लियर कट उस पर नहीं पहुँच पाओगे। दो बॉन्ड, जब दो एटम मिलकर बॉन्ड कर बनाते हैं तो कैसे एनर्जी रिलीज होती है ये भी तो फिर पता होना चाहिए ना। एक प्लस माइनस का सिस्टम बनता है, यही है ना। अब वो कैसे, कब ज़्यादा बन रहा कब कम बन रहा है, इसके लिए तो फिर बहुत सारी गणित लगेगी। मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा। ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर आपका एक तरीके से माइनस इलेक्ट्रॉन है, ये एटम है, ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन सिस्टम बना, इसके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन सिस्टम बना। तो ये एक तरीके से ऐसा नहीं बन गया, मतलब दो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम आपके बन रहे हैं। आपको अगर इसे तोड़ना है तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, इसे तोड़ना तो एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब जब ये बने थे तो एनर्जी निकली थी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा नया इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम बना है जिसमें ज़्यादा एनर्जी निकली है। अब पाई बॉन्ड किस तरीके से हुई किस नहीं हुई तो फिर फिजिक्स की अप्रोच पे चले जाएं, बहुत कॉम्प्लिकेट हम फालतू अपने लिए कर लेंगे। दो पार्शियल पाई बॉन्ड के होने पे ज़्यादा एनर्जी निकल पाती है बजाय कि एक बॉन्ड पर। आप ये अगर ध्यान रखें तो यहाँ से हमारी समस्या सोल्व हो जा रही है। तो हमने समझा रेजोनेंस क्या है और हमने समझा कि रेजोनेंस होता क्यों है। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी ऑफ रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर। जो हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे कार्बोनेट आयन की 3 स्ट्रक्चर बनी, उन्हें बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर। तो एक रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर से जब दूसरा रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर बनाते हो, कार्बोनेट आयन के जैसे 3 बनाए, तो उनमें क्या प्रॉपर्टी है, उनमें क्या हमें ध्यान रखना है। एक रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर से जब आप दूसरा बनाओगे तो क्या आपको ध्यान रखना है ये चीज। तो लिखिए, नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर, प्रॉपर्टी ऑफ रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर, प्रॉपर्टी ऑफ रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर, कंट्रीब्यूटर, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये सब एक ही बात है ना। हाँ, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये सब एक ही मतलब सिनोनिम्स हैं। पहला, जब हम एक कार्बोनेट आयन से दूसरा कार्बोनेट आयन बनाते हैं, जैसे कि ये हमने स्ट्रक्चर बनाई, एक स्ट्रक्चर जब आप दूसरी बनाओगे तो कैसे बनाओगे, कैसे उस स्ट्रक्चर को बनाओगे, एक स्ट्रक्चर से दूसरी कैसे बनाओगे। देखिए, हाँ, मतलब उसे कैसे दिखाओ, एरो का इस्तेमाल कैसे करोगे, है ना, एरो का इस्तेमाल करते हुए बनाओगे ना। आपको अगर यहाँ बॉन्ड बनाना तो क्या मैं सीधे इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा दूँ, नहीं, आपके दिमाग में पहला होना चाहिए कि पहले आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे। ये बॉन्ड टूटा तो O पे माइनस आ गया होगा, इस कार्बन पे प्लस आ गया, एम्प्टी ऑर्बिटल हो गया होगा। अब यहाँ से एक लोन पेयर को यूज करके आप यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बनाओगे।
तो इसके बाद आप एक ने दूसरी अपनी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाई। तो C, यहाँ पर आपका O, यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर अब आपका डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर अब आपका ये तो सिंगल बॉन्ड पहले से था, ये बन गया। इस तरीके से आपने दूसरी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाई। तो ये आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर STR लिख देता हूँ 1 है। ये आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 है। जब ये स्ट्रक्चर हमने बनाई तो हमने क्या एटम को मूव कराया, किसको मूव कराया? इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स में भी पाई इलेक्ट्रॉन को हमने केवल मूव कराया है। पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन को हमने मूव कराया है। तो एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर से जब दूसरी बनती है तो केवल इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, एटम मूव नहीं करते। ऐसा नहीं कि एटम आप इस एटम को उड़ा के यहाँ लगा दो, है ना। लिखिए इन रेजोनेंस ओनली इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट देयर पोजीशन। इन रेजोनेंस ओनली इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट देयर पोजीशन। Only electrons shift their position, not the atoms. Not the atoms. Not the atoms. ठीक है। हाँ, 1 मिनट अभी बना लेंगे। चलिए बनाइए, इसको बना लीजिए। हो गया। चलिए, पहली वाली स्ट्रक्चर में अगर मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करूं, भाई 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे लोन पेयर में है, 6 यहाँ पर हैं, फिर 4 इसके पास हैं, फिर इलेक्ट्रॉन में है। जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, क्या इस स्ट्रक्चर के पास भी उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं या कम या ज़्यादा हो गए हैं? सेम है। भाई ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए तो इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से हमने यहाँ दिखा दी। तो जो भी स्ट्रक्चर है उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन कम हो गए या ज़्यादा हो गए। तो लिखिए ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल, all the resonating structures of molecule should have equal number of electrons, should have equal number of electrons, equal number of electrons। मस्ट लिख लो, लिखो कुछ भी, अंग्रेजी की बातें होनी चल रही यहाँ पे, सेम होंगे बस। हाँ, शुड हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट को समझाने के लिए देखिए, ये जो होता है, ये मॉलिक्यूल आपका होता है बेंजीन, और ये जो मॉलिक्यूल होता है ये होता है बेंजाइन, ये होता है बेंजाइन। यहां पर अगर मैं स्ट्रक्चर इसकी बनाता हूं तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनती है। ये जो भी पाई बॉन्ड है इस तरीके से, जो पी ऑर्बिटल है उनके बीच में आपके बनते हैं, ये ऐसे बनते हैं। ठीक है, पी ऑर्बिटल है उनके बीच में ओवरलैपिंग होकर बनते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो ये अभी जो है ये ऐसे बन गए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे बन गए हैं, यहाँ पर ये ऐसे बन गए हैं, ये ऐसे बना हुआ है। जो बेंजाइन है अगर उसमें देखें तो बेंजाइन में ये जो एक और बॉन्ड है ये कहाँ पर होगा? ये जो एक और बॉन्ड है ये कहाँ पर होगा? देखिए ये आपका इस तरीके से होगा, ये आपका ऐसे, ये ऐसे, ये आपका ऐसे, ये आपका ऐसे। तो ये पाई बॉन्ड आपके ऐसे ही होंगे, ये
और ये जो एक और पाई बॉन्ड है इसको बनाने के लिए ये ऑर्बिटल ऐसे होंगे, ये होगा और ये होगा। दैट मीन्स यहाँ पे वो कहता है कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये वाले पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस नहीं कर सकते। ये जो आपस में पाई बॉन्ड है, ये जो दिख रहे हैं एक ही प्लेन में जो दिख रहे हैं, ये बेंजीन रिंग है, परपेंडिकुलर ऐसे प्रो हैं, तो ये आपस में रेजोनेंस कर सकते हैं। ये वाले इसके साथ ही जो ऐसे परपेंडिकुलर हो गया है उस ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस नहीं कर सकते, है ना। तो ये वाले जो हैं परपेंडिकुलर जैसे इसमें है वे तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड है, जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है, ये इनके परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है ना ये, तो ये वाला इनके साथ रेजोनेंस नहीं कर सकता। तो रेजोनेंस हमेशा एक प्लेन में ही आता होता है। लिखिए, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी पॉसिबल, delocalization of electrons will be possible only in a plane, only in a plane, only in a plane। हाँ बना लो। चलिए अगला देखिए। चलिए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हुए आपको कभी भी ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर देना किसी का, मतलब कि यूजली पीरियड 2 के एलिमेंट्स का। जो पीरियड 2 के एलिमेंट्स होते हैं, पीरियड 2 के एलिमेंट कौन से, जैसे कि आपका बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो ये मतलब एक तरीके से ऑक्टेट से ज़्यादा नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और यूजली हमारी स्ट्रक्चर में कार्बन, ऑक्सीजन ये सब तो दिखते ही हैं, तो स्ट्रक्चर बनाते हुए आप ऑक्टेट एक्सपेंड ना कर दें गलती से। लिखिए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड नॉट वायलेट, रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड नॉट वायलेट, रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड नॉट वायलेट, should not violate octet rule for carbon, oxygen, nitrogen and fluorine atoms, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एटम्स, है ना। यहीं पे नोट करके लिख लेंगे। Atoms like P, S, phosphorus, sulfur can use their d orbital. Atoms like P, phosphorus, atoms like P, S can use their d orbital, for resonance and expand their octet, ठीक है।
तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इन सब के लिए ध्यान रखना कि स्ट्रक्चर बनाते हुए कहीं ऑक्टेट से ज़्यादा तो हमने नहीं कर दिया। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम। नहीं, ये अगला टॉपिक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। आप कैसे पता करोगे कि इस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? मॉलिक्यूल को देखते आप या तो सारी पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो, कभी एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ हुई या नहीं हुई, तो आप तब यकीन होगा। लेकिन बार बार हर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना फिर ये देखने वाला थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। आप डायरेक्ट मॉलिक्यूल को देखते ही कैसे पता कर पाओगे कि हाँ इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है या नहीं है? तो वो कहता है कि जो भी मॉलिक्यूल जिनमें कि रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट होगा उनके पास आगे जो मैं बताने वाला हूँ 6, इन 6 में से कोई ना कोई एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम अवेलेबल होगा, है ना। तो 6 टाइप के कॉन्जुगेट सिस्टम हैं। पहला देखिए, पाई बॉन्ड अल्टरनेट, पाई बॉन्ड। अगर किसी स्ट्रक्चर में आपको अल्टरनेट पाई बॉन्ड दिख रहे हैं तो उसके अंदर कॉन्जुगेट सिस्टम है और रेजोनेंस होगा ही होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा। बेंजीन, इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा। ये पहला सिस्टम है। दूसरा देखिए, पाई बॉन्ड और अल्टरनेट एम्प्टी ऑर्बिट, ना पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज 4 कार्बन और एम्प्टी ऑर्बिटल। बेसिकली एम्प्टी ऑर्बिटल है ना, जैसे यहाँ पे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। कार्बन अगर है तो सीधा सीधा प्लस चार्ज आप देख लीजिए। अदरवाइज अगर कार्बन पे देखें तो इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है ना। हाँ, तो अगर पाई बॉन्ड और फिर अल्टरनेट आपको एम्प्टी ऑर्बिटल दिख रहा है, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आपका BH2, तो बोरोन के पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल है। बोरोन के पास एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, हालांकि बोरोन पर प्लस चार्ज नहीं दिख रहा लेकिन उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो पाई बॉन्ड अल्टरनेट अगर एम्प्टी ऑर्बिटल दिख रहा है तो वहाँ पर दूसरा कॉन्जुगेट सिस्टम है। तीसरा देखिए, पाई बॉन्ड अल्टरनेट नेगेटिव चार्ज 4 कार्बन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। सेम यहाँ पर देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 माइनस, ये कॉन्जुगेट सिस्टम है। ठीक है, अगला देखिए, हाँ लोन पेयर वाला अगला देखेंगे हम। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है ना यहाँ पे, तो पाई बॉन्ड अल्टरनेट लोन पेयर ऑन एटम, जैसे यहाँ पे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH O CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH N CH3 CH3। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपका है पाई बॉन्ड अल्टरनेट फ्री रेडिकल ऑन एटम, एटम पे आपका फ्री रेडिकल है, जैसे कि आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और जैसे यहाँ पे CH2, ये फ्री रेडिकल है। और लास्ट आपका है एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल या पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एंड लोन पेयर ऑन एडजेसेंट
एटम, एडजेसेंट एटम, जैसे कि यहाँ पे देखिए CH2 प्लस और यहाँ पर आपका OH है ना, CH3 C, यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर आपका CH3 NH2। ये 6 सिस्टम ऐसे बैठते हैं। इन 6 में से आपको कोई भी अगर दिखता है तो उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है। जैसे यहाँ पर देखिए, अभी हमने बात करी थी किसकी, SO3 की, और हमने बात करी थी कार्बोनेट आयन की। तो C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। क्या SO3 में आपको इन 6 में से कोई भी कॉन्जुग सिस्टम दिख रहा है? नहीं, है ना। क्या इसमें आपको कोई कॉन्जुग सिस्टम दिख रहा है? हाँ, पाई बॉन्ड अल्टरनेट लोन पेयर बोल रहा है, या पाई बॉन्ड अल्टरनेट नेगेटिव चार्ज, ये आपको दिख रहा है ना। तो इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, इसलिए इसमें रेजोनेंस नहीं है। तो इन 6 में से कोई भी सिस्टम अगर आपको दिख जाता है, आसानी से देख लोगे, तो मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा, और नहीं दिखता तो रेजोनेंस नहीं होने। सेकंड और सिक्स्थ वाला, सेकंड में तो पाई बॉन्ड अल्टरनेट एम्प्टी ऑर्बिटल है, यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल और लोन पेयर एडजेसेंट एटम पर हैं। ये अलग, ये तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, यहाँ पर पाई बॉन्ड थोड़ा ना, यहाँ पर तो एडजेसेंट एटम पे लोन पेयर है, ये है ये।